पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरा पाषाण काल के जो पत्थर के औजार होते थे वो आकार में भौंडी आकृति के होते थे और उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। परंतु इसके बाद मध्य पाषाण काल आया, तब मनुष्य के औजारों में मुख्य रूप से बदलाव आया और वे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण उपकरण कहलाए जाने लगे। मध्य पाषाण के काल के बारे में सबसे पहले जानकारी तब प्राप्त हुई जब 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। लघु यानी कि छोटे आकार के पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण काल के उपकरण आधा इंच से लेकर पौन इंच के होते थे और वे त्रिभुजाकार व चतुर्भुज आकृति के होते थे। इसमें एक परिवर्तन यह था कि पूर्व पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट के औजार मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते थे, परंतु मध्य पाषाण काल में चर्ट, चार्ल्स, डेनी, जैस्पर, एगट, फ्लिंट जैसे महंगे पत्थरों के औजार प्रयोग किए जाने लगे। मध्य पाषाण काल मानव जीवन में एक बदलाव का समय था। इस समय सभी क्षेत्रों में बदलाव आता चला गया। जैसे उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने औजारों को छोटा करना शुरू कर दिया, पैनी नुकीली आकृति के बनाए जो उसे शिकार करने में आसानी प्रदान करें या सुविधाजनक होते थे। मध्य पाषाण काल में ही भारत में सबसे पहले मानव अस्थिपंजर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये अवशेष बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। बागोर राजस्थान मानव अवशेष राजस्थान राज्य में है। ये मानव अस्थिपंजर ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा सराय नाहर और मेहदा में भी हमें मानव अस्थिपंजरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये बाद के दो स्थान सराय नाहर और मेहदा ये उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, जिनके बारे में हमें मनुष्य के अस्थिपंजरों की जानकारी मिलती है जहां से। इसके अलावा लखनऊ गुजरात, वहां से पशुओं की हड्डियां मिली हैं और कब्रिस्तान मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और 14 मानवों के कंकाल मिले हैं एक स्थान से। इसके अलावा भीमबेटका मध्य प्रदेश, जिसका उल्लेख पूरा पाषाण काल में भी किया गया है, जिसकी खोज वहां पर गुफाएं हैं, पर्वत गुफाएं और शैलाश्रय, जिसकी खोज 1858 में CS वकर्ण करने की थी, यानी कि भीमबेटका की खोज खोज 1858 में की थी VS वणक्कर ने। ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हैं और पूरा पाषाण काल के अवशेष भी यहां पे मिलते हैं और मध्य पाषाण काल के अवशेष भी मिलते हैं। पाषाण उपकरण मिले हैं बड़ी मात्रा में और चित्रों के अवशेष मिले हैं जो मैंने पहले बताया था। इसके अलावा लखड़िया है उत्तर प्रदेश में, जहां 14 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं और लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं।
चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास है, उत्तर प्रदेश में। यहां से झोपड़ी का अवशेष मिला है, चौपानी मांडो। मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यहां से झोपड़ी के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मेहदा से हमें मनुष्य के आवास प्राप्त होते हैं, सावधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि इस समय मनुष्य शवों को दफनाना, ये जलाना भी सीख गया था, जो मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। और यहां से गर्त चूल्हे के अवशेष मिले हैं, ये शायद मांस को भूनने के लिए प्रयोग किए जाते थे, यानी गड्ढा खोदकर चूल्हे बनाए जाते थे और वहां पर आग जलाकर मांस को भुनना जाता था। इसके अलावा यहां से युगल सावधान, यानी कि स्त्री पुरुष का एक साथ सावधान भी प्राप्त हुआ है मेहदा से। मेहदा उत्तर प्रदेश में है। युगल सावधान, गर्त चूल्हे, युगल, ये प्राप्त हुए हमें यहां से, और समाधियां मिली हैं। तो यानी कि इस समय तक मनुष्य मृतक का संस्कार करना सीख चुका था। इस समय में मनुष्य आने वाले समय के लिए कृषि करना या पशुओं को पालने की तरफ भी आकर्षित हो चुका था। मध्य पाषाण काल मानव जीवन का पूर्व पाषाण काल के मनुष्यों की अपेक्षा कुछ भिन्न था। इस समय वे अधिकांश हालांकि शिकार पर ही निर्भर करते थे, परंतु लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी और जंगली घोड़े, भैंसे का शिकार करते थे। उन्होंने थोड़ी बहुत कृषि करना भी सीख लिया था, यानी कि एक क्रांतिकारी बदलाव था उनके जीवन में। कृषि बहुतायत तो नहीं की जाती थी, केवल उसकी तरफ आकर्षित हुए थे, थोड़ा सा करना सीखा था। और अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक के बर्तनों का वे निर्माण करने लगे थे, यानी कि जो अंत्येष्टि क्रियाओं में बर्तन प्रयोग होते थे उनका वे निर्माण करने लगे थे। सराय, नाहरराय और मेहदा से समाधियों के अवशेष मिलते हैं जहां अंत्येष्टि संस्कार किया गया था। इसके अलावा कुछ लोग अपने मृतकों को समाधियों में भी गाड़ते थे। इसके अलावा खाद्य सामग्रियां, औजार, हथियार भी उनके साथ रख देते थे। शायद ये किसी प्रकार के लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक था, जो जनजातियों में आज भी हमें देखने को मिल सकता है। ये वहीं से परंपरा चली आ रही है। जो जातियां सभ्य हो गई हैं वे आधुनिक तरीके से जीती हैं, और जो जनजातियां हैं आज भी उनका जीवन ऐसा ही है। हम मध्यकाल की बहुत सारी विशेषताएं जनजातियों में देख सकते हैं।